बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम अली रज़ा, MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। जैसा कि हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एनालिटिकल रीजनिंग, और इसके तकरीबन 11 या 12 लेक्चर्स अपलोड भी हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको उन लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। तो फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल होता है तो वो स्टूडेंट अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो मैंने ये भी बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं जो कि नेट के, गेट के, NTS टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में, और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है उसके अंदर MPhil के एडमिशन जो होते हैं उसके टेस्ट में 15 मार्क्स के ये क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ज़रा इसको ध्यान से समझना है आपने। आज का हमारा सवाल है कि 6 डॉगीज RVWXYZ must each be scheduled for examination by a veterinarian। कहता है कि 6 डॉगीज हैं हमारे पास कि जो जिनका मुआयना किया जा रहा है। एक डॉक्टर जो है, वेटरनेरियन जो होता है, ये डॉक्टर है जो इन डॉगीज़ का डॉक्टर है। तो वो क्या करेगा कि उनका मुआयना करेगा। जो हमारे पास 6 डॉगीज़ हैं RVWXYZ। The doggies are to be examined one at a time in 6 consecutive time slots on the same day according to the following conditions। अब कहता है कि 6 डॉगीज़ हैं और उन 6 के 6 डॉगीज़ का वो बारी बारी वो डॉक्टर मुआयना करेगा। तो उनकी जो उनका जो पैटर्न बनेगा कि वो किस तरतीब से, उनकी जो तरतीब बनेगी, तो वो हम ये फॉलोइंग कंडीशंस जो गिवन उन कंडीशंस को देख के बताएंगे कि किस पैटर्न से, किस ऑर्डर से हमारे जो 6 डॉगीज थे वो डॉक्टर के पास मुआयने के लिए जाएंगे। ठीक है, सवाल ये है कि 6 डॉगीज हैं और उनका एक डॉक्टर मुआयना कर रहा है। तो हमने ये कंडीशंस नीचे गिवन उनको देख के ये बताना है कि उनका डॉक्टर के पास जाने का ऑर्डर क्या है, कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, यानी कि तरतीब क्या बनेगी। तो चलिए हम अपने पहली कंडीशन को देखते हैं। W कैन नॉट बी एग्जामिन्ड इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर X। कहता जो W है वो हमारा जो है वो ना तो X से पहले आएगा और ना ही X के बाद। ठीक है, यानी कि जो W है, W के बाद में और W के पहले में X नहीं आना चाहिए। ये थी पहली कंडीशन कि W के बाद में और W के पहले X नहीं आना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी V मस्ट बी एग्जामिन्ड इमीडिएटली बिफोर Z, कि जो Z है Z से पहले V आएगा। मस्ट का मतलब लाजमी, कि V लिखा है तो V के फौरन बाद Z आएगा, इस तरह भी कह सकते हो, या Z से फौरन पहले V आएगा। तो ये थी दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन है R मस्ट बी एग्जामिन फोर्थ। अब कहता है जो R है उसकी पोजीशन 4 है, यानी 4 नंबर पे उसकी पोजीशन है। ये इसने कंफर्म बता दिया है कि जो R है उसकी मस्ट मतलब पक्का, कि R जो है वो 4th पोजीशन पे होगा। तो हम कंडीशंस को दोबारा रिवाइज करते हैं कि W कैन नॉट बी एग्जामिन इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर X, कि जो W है उसके पहले और बाद में X नहीं आना चाहिए। V मस्ट बी एग्जामिन इमीडिएटली बिफोर Z, और जो V है उसके फ़ौरन बाद Z आना चाहिए। R मस्ट बी एग्जामिन फोर्थ, और जो R है उसकी पोजीशन है 4th, यानी 4 नंबर पे R की पोजीशन होगी। तो ये हमारी कंडीशंस थी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारा आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द डॉगीज इन ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिन टू लास्ट एग्जामिन। ये हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, इसमें से हमने करेक्ट ऑर्डर बताना है कि जो पीछे कंडीशंस पड़ी थी उन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो 6 डॉगीज़ हैं, 6 डॉगीज़ हैं, उनका एग्जामिनेशन ऑर्डर क्या होगा, यानी कि उनका मुआयना किस तरतीब से किया जाएगा।
तो सबसे इजी मेथड तो यही है कि हम हर एक ऑप्शन को देखें और उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करके देखें कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। पहली कंडीशन ये थी हमारी कि जो W है उसके पहले और बाद में X नहीं आना चाहिए। तो हम ऑप्शन ए को देखते हैं। इसमें देखो ये जो W है, W के बाद और पहले X नहीं आ रहा, इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये थी कि V के फ़ौरन बाद Z आना चाहिए। तो देखो V यहाँ पे है, Z यहाँ पे है, तो V के फ़ौरन बाद Z नहीं आया, इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद ऑप्शन बी, पहला क्या था कि W के बाद और पहले X नहीं आना चाहिए। इधर देखो W के पहले X आ गया, तो इसका मतलब पहली कंडीशन ही गलत हो गई है, वही सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके बाद सी देखो कि W के बाद में और पहले X नहीं आना चाहिए, सेटिस्फाई हो गया है। देखो W है जो उसके बाद Y है, ठीक है, यानी W के फ़ौरन बाद X नहीं है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद क्या था कि जो V है, V के फ़ौरन बाद Z आना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी। तो देखो ये V है, V के फ़ौरन बाद Z आ गया, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन हमारी जो थी कि जो R है वो फोर्थ पोजीशन पे आना चाहिए। तो ये जो R है, देखो जो R है हमारा वो फोर्थ पोजीशन पे नहीं है बल्कि वो तो 6 पे है, तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद डी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि W के फ़ौरन पहले और बाद में X ना हो। देखो इससे पहले और बाद में X नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन थी कि V के फ़ौरन बाद Z हो। देखो V के फ़ौरन बाद Z है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तीसरी कंडीशन ये थी, हमने जो पीछे कंडीशन लिखी हुई हैं ये हमारी कंडीशंस हैं पिछले पेज पे, ये आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पीछे करके। तो दूसरी कंडीशन थी V के फ़ौरन बाद Z, ये भी सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन थी कि R फोर्थ पोजीशन पे हो। तो देखो 1 2 3 4, R फोर्थ पोजीशन पे है, तो ऑप्शन डी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। जो ई ऑप्शन है उसको देखो, ये देखो W के फ़ौरन बाद X आ गया, तो इसका मतलब है कि ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, जस्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, चलें जी अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इफ V is examined second, which of the following must be true? कहता है कि अगर V को आप रख लो दूसरे नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे, तो फिर बताओ कि हमारे जो ये ऑप्शन गिवन है इनमें से करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। मस्ट बी ट्रू, मस्ट का मतलब होता है जो लाजमी 100% जो बात ठीक हो, जिसमें अदर पॉसिबिलिटीज ना हो। कुछ चीज़ों में दो पॉसिबिलिटीज होती है कि ये या वो, ठीक है, तो ऐसा ना हो जो पक्का हो, एग्जैक्ट हो आंसर। तो हम सबसे पहले इसका टेबल बना लेते हैं कि V इज एग्जामिन सेकंड। हमने लिख दिया कि V इस सेकंड पोजीशन पे आ गया, V आ गया सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद पीछे हमने पढ़ा था कि R जो है उसकी फोर्थ पोजीशन होती है, तो 1 2 3 4, R की पोजीशन कौन सी हो गई, 4। अब इस पे दो केस बन सकते हैं, इसलिए ना मैं इसके दो टेबल बना रहा हूँ। ये देखो V भी आ गया, R फोर्थ पोजीशन पे है, ये हमारी कंडीशन थी। V उसने बोला सेकंड रखो, हमने V सेकंड रख दिया। अब दूसरी कंडीशन थी कि V के फौरन बाद Z आता है, इसका मतलब यहाँ भी Z आएगा, यहाँ भी Z आएगा। अब हमारे पास जो रह गए हैं W, X और Y। अब पहली कंडीशन ये थी कि जो W और X हैं वो दोनों साथ नहीं आएंगे, मतलब ना तो W के पहले XY आएगा ना W के बाद X आएगा। तो हमने क्या किया कि हम सोचते हैं कि अगर तो हम रखें यहाँ पे W तो यहाँ X, तो फिर भी बात गलत है, कंडीशन है ये है कि साथ नहीं होंगे। अगर यहाँ X रखूँ यहाँ W, फिर भी बात गलत है। हम ये करते हैं कि कहता है W और X या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, मतलब या W या X दोनों में से कोई आएगा ना यहाँ पे, और एक को हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि दोनों साथ साथ ना बन सके। तो अगर ये हो जाए तो फिर Y यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा W और X बन रहा है तो फिर या Y यहाँ भी हो सकता है और ये यहाँ भी हो सकता है, मतलब दो केस बन जाएंगे।
अब वाई की और इसकी पोजीशन तो चेंज आगे पीछे हो सकती है ना। अब देखो अगर यहाँ डब्ल्यू आ जाए तो यहाँ एक्स आ जाएगा, तो दोनों साथ साथ नहीं होंगे तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर डब्ल्यू यहाँ पे एक्स आ जाए या यहाँ पे एक्स डब्ल्यू यहाँ एक्स आ जाए तो कोई कंडीशन भी हमारी गलत नहीं हो सकेगी, तो इसलिए यही हमारा पैटर्न बनेगा। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं। आर इज एग्जामिन्ड एट सम टाइम बिफोर एक्स, कहते हैं आर जो है ये कुछ टाइम एक्स से पहले आएगा। तो देखो आर अगर इधर एक्स आ जाता है तो एक्स से पहले आर, लेकिन अगर इधर एक्स आ जाता है तो एक्स के बाद भी तो आर आता है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि आर से पहले भी एक्स आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ऑप्शन 2, डब्ल्यू इज एग्जामिन्ड एट सम टाइम बिफोर वाई, कहता है जो डब्ल्यू है वो वाई से पहले आएगा। अब देखो यहाँ पे इस ऑप्शन में देखो ये जो y है, इस अगर यहाँ पे w आ जाता है तो w y से पहले आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए दूसरी पॉसिबिलिटी में तो w y के बाद भी आ सकता है, इसलिए ये भी करेक्ट आंसर है नहीं है। तीसरा है कि y इज एग्जामिन्ड एट सम टाइम आफ्टर r, कि जो y है वो r के बाद आएगा। तो अगर इस केस में देखा जाए तो y r के बाद आ रहा है, इस केस में भी देखा जाए तो y फिर भी r के बाद ही आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन है जो मस्ट आंसर है हमारा, कि जिसमें r जो y है वो r के बाद ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। W देख लो, सॉरी डी ऑप्शन, W इज एग्जामिन 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, फर्स्ट भी आ सकता है, ये तो 3 केस बन सकते हैं, इसलिए ये भी गलत है। W X इज एग्जामिन फर्स्ट, X यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ये भी कोई कंफर्म पोजीशन नहीं है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, Y इज एग्जामिन एट सम टाइम आफ्टर R, कि जो Y है वो R के बाद आ रहा है। ये था हमारा दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, X is examined in any of the following slot except, कहता है X की सारी पोजीशंस हो सकती हैं सिवाय एक के, तो वो बताना है वो कौन सा केस है जिसमें X पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखो अगर मैं यहाँ पे X रखूं, फॉर एग्जांपल मैं इधर बना लेता हूँ टेबल, R की तो 4 पोजीशन है वो तो फिक्स है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे X रखता हूँ तो यहाँ W तो आएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ Y आ सकता है, यहाँ W आ सकता है, फिर यहाँ V और यहाँ Z, क्योंकि V के फौरन बाद Z, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा कहता है अगर X को मैं सेकंड रखूं, इसका मतलब है कि X जो है ये फर्स्ट आ सकता है। अगर X मैं यहाँ पे रखूं तो फिर इसका मतलब है कि या तो W यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या Y यहाँ पे होगा, क्योंकि V के जो V है V के तो फौरन बाद Z होना है, ये दो तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें तो क्लैश आ जाएगा, V और Z साथ नहीं आ सकते क्योंकि X सेकंड पोजीशन पे आ गए। तो इसलिए कहता है या तो W यहाँ पे होगा या Y होगा, या यहाँ पे W होगा यहाँ Y। तो इसका मतलब X के साथ W आ रहा है या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। तो ये तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि X और W साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए मतलब सेकंड पोजीशन हमारी एक ऐसी पोजीशन है कि जो पॉसिबल नहीं है, एक्स की पोजीशन सेकंड कभी भी नहीं हो सकती। तो मतलब एक्स की अगर ये पोजीशन रख लेना तो वी यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया। अब या तो यहाँ डब्ल्यू आएगा और वाई, या यहाँ डब्ल्यू या वाई, तो मतलब कि डब्ल्यू साथ आएगा ही आएगा, तो इसलिए सेकंड पोजीशन ऐसी पोजीशन है जो एक्स के लिए करेक्ट नहीं है। उसके लिए हमारा लास्ट सवाल आगे नेक्स्ट, इफ वी इज एग्जामिन फर्स्ट वाई मस्ट बी एग्जामिन, कहता है कि अगर v की पोजीशन एग्जामिन फर्स्ट y मस्ट बी, कहता है अगर v की पोजीशन पहली रख दी जाए तो y की कौन सी पोजीशन बनेगी। अब हम इसको चेक करते हैं, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। v का उसने बोला फर्स्ट, तो v फर्स्ट रख लो यहाँ पे। ये भी दो केस बनते हैं, i की 4 बनती, r की जो है वो फोर्थ पोजीशन फिक्स है, तो r हमने फोर्थ पे लिख दिया, यहाँ भी फोर्थ पे लिख दिया, यहाँ भी v फर्स्ट पे लिख दिया। अब कंडीशन ये थी कि v के फौरन बाद z आता है, तो यहाँ भी z, यहाँ भी z। अब देखो हमारे पास रह गए w x y z। अब w और x को साथ नहीं रखना, तो इसका मतलब या तो w और x यहाँ पे आ सकते हैं या यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कि या तो x और w यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। तो अगर ये आ जाए तो फिर y यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x और w को साथ नहीं रखना,
अगर यहाँ मैं x लिखूँ तो यहाँ w लिखूँ तो गलत हो जाएगा, या यहाँ w यहाँ x तो गलत है। इसलिए या तो x यहाँ पे होगा या यहाँ पे, या w यहाँ पे होगा या इधर होगा। दोनों में, इधर दोनों में से एक आएगा और इधर भी दोनों में से। तो फिर इधर भी क्या आ जाएगा, x या w। दूसरा y, और इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, y इधर आ जाए अगर तो x या w में से कोई एक इधर आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया टेबल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है उसको हम देखते हैं अभी कि वी एग्जामिन फर्स्ट, तो y मस्ट बी एग्जामिन, y की कौन सी पोजीशन होगी। तो चेक करते हैं। इमीडिएटली बिफोर r, कहता है कि r से पहले y आएगा, फौरन r से पहले। तो r से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन बी, इमीडिएटली बिफोर x, कहता है r x से फौरन पहले आएगा। अब देखो इधर अगर x आ जाता है तो r फौरन पहले आ रहा है, लेकिन अगर इधर x आ रहा है तो फिर बाद में r आ रहा है। तो इसलिए मतलब इस पे दो पॉसिबिलिटी है, मस्ट आंसर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी गलत है। सी देखते हैं, एट वंस टाइम बिफोर w। अब कहता है जो y है वो w से पहले आ सकता है। तो देखो y जो है वो w के बाद भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो इसलिए ये भी दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए मस्ट आंसर नहीं है। उसके बाद एट सम टाइम आफ्टर r। अब जो y है कहता है सम टाइम आफ्टर r आएगा। अब देखो जो y है वो r के बाद आ रहा है, अगर y की ये पोजीशन हो रही है फिर भी y r के बाद ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि y यहाँ आ जाए या यहाँ रहे, आएगा r के बाद ही। तो इसलिए आपकी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लास्ट देखते हैं क्या, एट सम टाइम आफ्टर x। तो जो y है वो x के बाद आएगा। तो देखो y x के बाद भी आ रहा है, लेकिन पहले भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। डी इज अ करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो दूसरा, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूँ आप इजीली आप लोगों तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।